Good morning, friends. Welcome to सेशन नंबर 17 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस सेशन का हमारा टाइटल है इंडिया इन 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी में भारत में जो राज्य थे या भारत में जो एम्पायर्स थे उनका क्या स्टेटस था। आप सबको मालूम है 1707 के अंदर 1707 में औरंगजेब गॉट डाइड, ठीक है। और औरंगजेब के एक्सपायर होने के बाद मुगल एम्पायर जो अपनी चरम सीमा पे था, इट वाज एट इज पीक, तो दैट इमीडिएटली गॉट डिटेरियोरेटेड, ठीक है। धीरे धीरे वो जल्दी से जल्दी सारा मुगल एम्पायर खत्म हो गया और आप समझेंगे 100 साल भी नहीं हो पाए कि जिसमें मुगल एम्पायर बिल्कुल एंड हो चुका था। तो औरंगजेब के डेथ होने के बाद में लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। औरंगजेब ने अपने समय में एक तरह से पूरे इंडिया पे राज किया, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब वाज वेरी क्रूअल रूलर एज वेल एज ही वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर। उसकी आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने गुजरात, साउथ इंडिया, बिहार, बंगाल, इधर से अफगानिस्तान, कंधार तक सारा जो इंडिया था वो औरंगजेब के कंट्रोल में था। बट औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। तो औरंगजेब की डेथ हुई 1707 के अंदर। उसके बाद से मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन, राइट। तो 1707 औरंगजेब के 3 सन थे, जिसमें पहले थे बहादुर शाह 1, दूसरे थे आजम और तीसरे थे काम बख्श। तो 3 बेटे थे औरंगजेब के। क्योंकि औरंगजेब काफी लंबी एज में एक्सपायर हुआ था, तो जब औरंगजेब एक्सपायर हुआ था उस टाइम ये तीनों 50 ईयर से ऊपर के थे, जिसमें बहादुर शाह 1, आजम और काम बख्श, ठीक है। तो बहादुर शाह 1 ने सक्सेशन की फाइट में अपने दोनों भाइयों को हराया और 65 साल की एज के अंदर, 65 ईयर्स की एज के अंदर बहादुर शाह बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल्स। तो हम ये कह सकते हैं बहादुर शाह ने औरंगजेब की गद्दी संभाली, ठीक है। वैसे तो बहादुर शाह जो था, ही वॉज ए वेरी लर्नड एंड डिग्निफाइड पर्सन, क्योंकि एज काफी थी और इतना एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस बहादुर शाह को था नहीं। तो बहादुर शाह के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता गया, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहादुर शाह के हाथ से बाहर निकलता गया, ठीक है। और जिस कारण जैसे हम उस टाइम बात करें बंगाल, बिहार, ऐसे ही साउथ इंडिया के जो नोबल्स थे जो कभी औरंगजेब के सपोर्ट में थे, वी कैन से दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द औरंगजेब। आज वो सभी नोबल्स ने अपनी अपनी अलग से टेरिटरी बनानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह से सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया और 1712 में बहादुर शाह जफर 1 गोट डाइट, ठीक है। अब बहादुर शाह 1 के डेथ होने के बाद, देखो इनका नाम था बहादुर शाह, तो बहादुर शाह की डेथ होने के बाद इनके 4 सन थे, जहांदर शाह, अजीम शाह, रफी उस शान एंड जहान शान। तो इन चारों में सक्सेशन की फाइट हुई, जिसमें जहादर शान गॉट विक्ट्री एंड ही बिकेम द किंग इन 1712। 1712 में जहादर शाह बिकेम द किंग। अब जहादर शाह जो किंग बना था उसका एक काफी स्ट्रॉन्ग नोबल था जिसका नाम था जुल्फिकर खान। उसके सपोर्ट से ही बिकेम द किंग, ठीक है। तो जुल्फिकर खान के हाथ पे पावर थी, क्योंकि उसके सपोर्ट से ही बिकेम द किंग। तो किंग बनते ही उसने जुल्फिकर खान को अपना वजीर बना दिया, ठीक है। और उसके बाद जितने भी डिसीजन थे, सब डिसीजन जो थे दैट वाज टेकन बाय जुल्फिकर खान, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ कि जहांदर शाह के समय के अंदर दे ट्राई टू वर्क ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें दे एनकरेज इजरा। एक टर्म यूज करते हैं हम इजरा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इजरा का मतलब होता है रेवेन्यू फार्मिंग, मतलब कि जो सरकारी जमीन है उस पे फार्मर काम करेंगे और उसके लिए पैसा देंगे, रेवेन्यू फार्मिंग। ऐसे ही जहांदर शाह के समय में जजिया टैक्स जो था, जो औरंगजेब ने लगाया हुआ था, जिसको हम कहते हैं पिलग्रिमेज टैक्स होता है एक तरह का, उसको हटाया गया, ठीक है। ऐसे ही जहादर शाह के समय में और बहुत चीजें हुई, जिसके अंदर जयसिंह ऑफ अंबर वाज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा सवाई। तो अंबर के जो राजा जयसिंह थे उनको मिर्जा राजा सवाई का टाइटल दिया गया। इसी तरीके से
अजीत सिंह ऑफ मारवार वाज आल्सो अवॉर्डेड द महाराजा टाइटल, ठीक है। ऑल्दो जुल्फिकर खान ने काफी ट्राई किया था साम्राज्य को एकत्रित करने का, बट जहांगीर शाह जल्दी ही गोट डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन आगरा इन 1713 एंड ही गोट डाइड, ठीक है। तो एक ही साल राज करने के बाद 1713 के अंदर आगरा के अंदर जुल्फिकार अपने भतीजे फर्रुखशियार से हार गया और उसके बाद ही गोट डाइड एंड फर्रुखशियार बिकेम द किंग, ठीक है। तो उसके बाद फर्रुखशियार ने राज किया 1713 से 1719 तक। अब जो फर्रुखशियार था उसने कैसे जहांगीर शाह को हराया, क्योंकि फर्रुखशियार के पीछे सैयदी ब्रदर्स का हाथ था, मतलब फर्रुखशियार को जो सारी सपोर्ट थी दैट वाज द सपोर्ट ऑफ सैयदी ब्रदर्स, जिसमें दो भाई थे। पहले भाई थे अब्दुल्ला खान, दूसरे थे हुसैन खान। तो जैसे ही फर्रुखशियार बिकेम द किंग तो सारी पावर जो थी मुगलों की दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ अब्दुल्ला खान एंड हुसैन खान। तो अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया गया, ठीक है, और हुसैन खान को क्या बना दिया गया, मीर बख्शी। दोनों ने जल्दी ही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। यद्यपि फर्रुखशियार अपना सारा जीवन ट्राई करता रहा कि वह सैयदी ब्रदर्स के चुंगल से निकल सके, पर ऐसा कभी हो नहीं सका। और 1719 के अंदर सैयदी ब्रदर ने फर्रुखशियार को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर दो जो छोटी एज के प्रिंसेस थे उनको बनाया गया, बट दे गॉट सून डाइड। तो उसके बाद जो अगले किंग बने वो थे मोहम्मद शाह। अगले किंग कौन बने, मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक राज किया, ठीक है। 30 साल तक का राज है ये, 1719 से 1748 तक का राज किया इन्होंने। और मोहम्मद शाह जो थे ये एक तरह से लास्ट, हम कह सकते हैं लास्ट कोशिश थी फॉर सेविंग द मुगल एम्पायर, क्योंकि 30 सालों तक मोहम्मद शाह ने राज किया। अब मोहम्मद शाह के समय के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई, नादिर शाह जो एक पर्शियन लुटेरा था, उसे ये पता था कि इंडिया में काफी धन दौलत है, काफी ज्यादा पैसा है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नादिर शाह पर्शियन मतलब ईरान से इंडिया की टुवार्ड्स आया, ठीक है। और नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में वॉर हुई, जिसमें मोहम्मद शाह हार गया। 1739 15 फरवरी 1739 को करनाल के अंदर, जो हरियाणा में है, करनाल के अंदर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में वॉर हुई, जिसके अंदर मोहम्मद शाह गोट डिफीटेड और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को अपना बंदी बना लिया, ठीक है। अपना बंदी बनाने के बाद नादिर शाह मोहम्मद शाह को लेकर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में नादिर शाह ने खूब लूटपाट करी। आप ये मानेंगे दिल्ली से जितना सोना, जितना हीरा जवाहरात, जितनी भी धन दौलत ले जा ही सकती थी, नादिर शाह अपने साथ वह सभी ईरान ले गया। जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो नादिर शाह दिल्ली से लेकर अपने साथ ईरान ले गया। एक तो था उसके अंदर दैट वाज कोहिनूर डायमंड। आज हम बात करते हैं कि कोहिनूर डायमंड जो कभी भारत का पार्ट था वो नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया, कोहिनूर, ठीक है। और ऐसे ही शाहजहां ने अपने लिए एक पीकॉक का क्या बनवाया था, थ्रोन बनवाया था, ज्वेल स्टफ्ड पीकॉक थ्रोन, ठीक है, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। तो वह शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन था वह भी नादिर शाह अपने साथ में ले गया, ठीक है। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कंपेल किया कि जितने भी प्रोविंसेस थे जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कभी मुगलों के अंडर थे, नाउ दे विल बी अंडर द नादिर शाह, ठीक है। तो इस तरह से नादिर शाह के अटैक से मुगलों की प्रेस्टीज पे काफी धक्का लगा और काफी ज्यादा पैसा जो था या काफी ज्यादा इनका खजाना था वो सब खत्म हो चुका था। इसके बाद नादिर शाह के जो सक्सेसर थे अहमद शाह अब्दाली, 1748 से 1767 के बीच में, 1748 से लेकर 1767 के बीच में नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लंडर्ड इन इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर इसने काफी बार लूटपाट करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लड़ाई मानी जाती है दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच वाज इन 1761। ये जो 1761 की बैटल थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। इस बैटल के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, जिससे एक तरह से मराठों का भी जो सारा, हम कहें कि मराठों का जो साम्राज्य था या जो मराठों की पावर थी, एक लड़ाई से ही सारी टूट गई, राइट। तो इस तरह से मोहम्मद शाह की डेथ 1748 में हुई
मोहम्मद शाह की डेथ के बाद में शाह आलम टू बने 1759 के अंदर किंग। ही बिकेम द मुगल एम्परर शाह आलम टू 1759 से लेकर 1806 तक। ऑल्दो शाह आलम टू ने अराउंड 47 ईयर्स तक राज किया। अगर हम समझे 1759 से 1806 तक 47 साल तक शाह आलम टू ने राज किया। अब तो ये शाह आलम टू थे। अगर हम शाह आलम टू की बात करें तो ये वांडरर किंग थे। वांडरर किंग मतलब भगोड़े थे। कैसे कि जब ये किंग बने तो उस टाइम पर, क्योंकि देखो हम अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगलों के जो किंग थे वो दिल्ली में रहते थे। चाहे जिसमें हम अगर वी स्टार्ट विद द बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, जो भी रहे, क्योंकि मुगलों का जो हेड पॉइंट था दैट इज इन द दिल्ली। पर जो शाह आलम टू थे, इनको अपने वजीर नजीब खान से जान का खतरा था, जिस कारण ये इधर उधर भटकते रहे। ठीक है। और इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया। शाह आलम टू का देखो इतिहास में योगदान रहा है कि इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया। आपको मालूम है कि बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी हुई थी 1757 के अंदर, जिसमें अंग्रेजों ने ये क्लियर कर दिया था कि अब बंगाल उनका है। तो अंग्रेज जो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक बिजनेसमैन बन के आए थे, उसके बाद उनका पॉलिटिकल मोटिव क्लियर हो गया था। ठीक है। और 1764 की लड़ाई, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं, बक्सर के लड़ाई में शाह आलम टू और ऐसी बंगाल के मीर कासिम और ऐसी अवध के शुजाउद्दौला, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों को भारत से उखाड़ने की ट्राई करी, बट उस युद्ध में ये हार गए। जिसके बाद शाह आलम टू इलाहाबाद में रहने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बनकर। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने मुगल किंग बनने के कई सालों बाद भी वह दिल्ली नहीं पहुंच सके। मुगलों की जिसको हम सत्ता कहते थे, जिसको मुगलों का सेंटर पॉइंट कहते थे, वहां तक वह नहीं पहुंच सके। शाह आलम टू ने 1772 के अंदर, 1772 के अंदर मराठों की प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर, मतलब इनकी मराठों से संधि हुई और मराठों ने ये कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और आप दिल्ली चलिए। तो 1772 के अंदर इन्होंने अब ब्रिटिश शेल्टर को छोड़कर मराठी शील्ड को अंडर द मराठा ही केम टू दिल्ली। ठीक है। और इस तरह से फिर इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना राज करना स्टार्ट किया। उस टाइम तक अब ब्रिटिश का कंट्रोल काफी ज्यादा हो गया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुगल एम्पायर को ये स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए और 1803 के अंदर अब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया हमेशा के लिए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शाह आलम टू की डेथ के बाद कुछ ही सालों के अंदर अंदर मुगल एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया और हम कह सकते हैं नाम मात्र जो मुगल्स, ऑल्दो ही हैज नो पावर्स, ही हैज नो आर्मी, कोई